बाजार। और देखिए बच्चों, बाजार आप सभी ने देखा है, आप सभी बाजार जाते भी हैं और बाजार से अपनी मनपसंद चीज खरीद कर भी लाते हैं, है ना। तो आप सभी बाजार को लगभग जानते हैं, लेकिन विस्तृत रूप से आज हम उस पर चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं और अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर हम बाजार से जब तात्पर्य होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर वस्तु होती है और खरीदने वाले होते हैं और बेचने वाले होते हैं, परंतु हम इसको छोटे से क्षेत्र में सीमित नहीं कर सकते। हम बाजार को जब अर्थशास्त्र में समझाएंगे तो हम ये कहेंगे कि अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार से तात्पर्य है वह संपूर्ण एरिया, उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर कि उस वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए हैं और उस वस्तु को जहां जहां तक मांग की जा रही है और जहां जहां तक उसकी पूर्ति हो रही है, उस संपूर्ण क्षेत्र को हम बाजार कहते हैं। तो हम अर्थशास्त्र में बाजार से जो तात्पर्य लगाएंगे वो एक संपूर्ण बड़े क्षेत्र से लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि बाजार के लिए क्या क्या तत्व होना चाहिए। तो देखिए, आप बाजार के लिए आपको एक क्षेत्र होना चाहिए, वह क्षेत्र जहां जहां तक वस्तु की मांग और पूर्ति हो रही है। सेकंड, हम बात कर रहे हैं वस्तु होना चाहिए, वह वस्तु जिसका कि हम क्या करेंगे, क्रय और विक्रय। विक्रेता जिस वस्तु को बेचेगा और क्रेता जो वस्तु को खरीदेंगे। नेक्स्ट, बाजार के लिए आवश्यक होती है जैसे क्रेता और विक्रेता आपस में निकट संपर्क में होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वस्तु को खरीदना है तो हमें विक्रेता के संपर्क में आना है और विक्रेता को अगर कोई वस्तु बेचना है तो उसे क्रेता के संपर्क में आना आवश्यक है। तो आप कह सकते हैं कि बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता होना आवश्यक है। और नेक्स्ट है कि क्रेता विक्रेताओं के बीच में स्वतंत्र रूप से एक प्रतियोगिता का माहौल होना चाहिए, जिससे कि वस्तुओं को खरीदने और बेचने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर होना चाहिए एक वस्तु का निश्चित मूल्य। जिस भी वस्तु को हम खरीदने जा रहे हैं, अगर उसका निश्चित मूल्य नहीं होगा तो आप सोचिए कि विक्रेता किस मूल्य पर उसे बेचेंगे और क्रेता किस मूल्य पर खरीदेंगे। तो उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य भी होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि बाजार के लिए जो जो तत्व हैं वो आवश्यक होते हैं, वह है एक क्षेत्र, एक वस्तु का होना आवश्यक है, फिर क्रेता और विक्रेता जो कि निकट संपर्क में होते हैं, स्वतंत्र प्रतियोगिता करते हैं और एक निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचते हैं और क्रेता खरीदते हैं। ये तो हुआ हमारा बाजार। अब हम देखते हैं बाजार का वर्गीकरण। तो देखिए बच्चों, हम बाजार को मुख्यतः रूप से 3 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कभी पूछ लिया जाता है कि मुख्य रूप से बाजार को वर्गीकृत किया गया है तो कितने वर्गों में किया है, तो आप 3 आधार पे बताएंगे, क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर। पहले हम बात करें क्षेत्र के आधार पर। तो देखिए बच्चों, क्षेत्र के आधार पर है स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और 4th है अंतरराष्ट्रीय बाजार। अब हम इनको बारी बारी से आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक स्थान विशेष पर ही आपको दिखाई देंगी, जो स्थान विशेष पर ही आपको मिलती हैं, जिसको हम वहीं से खरीदते हैं और बेचने वाला वहीं से उसे बेचता है। एक स्थान विशेष पर ही उसका जो मुख्य रूप से आप देखेंगे क्षेत्र होता है। जैसे आपने देखा होगा कि दूध है, फल है, सब्जियां हैं, दही है, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो एक निश्चित स्थान पर ही आपको मिलेगी और वहीं से ही विक्रेता उसे बेचते हैं और हम खरीदते हैं।
अब कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो स्थान घेरती हैं, वह भी एक विशेष स्थान पर ही आपको उपलब्ध होंगी, जैसे रेत, ईंट, पत्थर। ये कुछ ऐसी आपको वस्तुएं हैं जो कि आपको एक स्थान विशेष पर ही इसका बाजार उपलब्ध होगा और वहीं से ही आप इन वस्तुओं का क्रय विक्रय करेंगे। इन वस्तुओं को हम स्थानीय बाजार कहते हैं, जिनका क्रय और विक्रय एक स्थान विशेष पर ही आपको उपलब्ध होता है, इसलिए उसे स्थानीय बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार वह बाजार है जिसकी मांग या जिसका क्रय और विक्रय एक प्रदेश की सीमा तक सीमित होता है। जिसका बाजार एक प्रदेश की सीमा के अंतर्गत होता है, उसकी मांग वहीं तक सीमित होती है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान और पंजाब की पगड़ी, जिसकी मांग आपने देखा होगा राजस्थान और पंजाब में ही होती है और उसकी पूर्ति भी वहीं होती है, क्योंकि वहीं पर ही व्यक्ति उस पहनावे को पहनते हैं और वहीं पर ही उसको विक्रेता बेचते हैं और क्रेता खरीदते हैं। ऐसी वस्तुएं सिर्फ प्रदेश की सीमा के अंदर ही क्रय विक्रय की जाती है ना। जैसे राजस्थान की लाख की चूड़ियां जो केवल राजस्थान में ही आपको दिखाई देगी, जो राजस्थान से ही आपने देखा होगा कि मांग की जा रही है, वहीं ज्यादा उसकी पूर्ति भी होती है। अब तीसरा हम आते हैं राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार जिसके क्रेता और विक्रेता राष्ट्र तक फैले हुए होते हैं। राष्ट्र तक, जैसे आपने देखा हम दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं लेते हैं, जैसे हमने देखा फर्नीचर है, कार है, स्कूटर है, आपकी साड़ियां हैं, धोती है, जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो सारी वस्तुएं आ जाती हैं राष्ट्रीय बाजार। जिसका बाजार, जिसके विक्रय और क्रय पूरे राष्ट्र तक फैला हुआ होता है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय बाजार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार, जो कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, वह बाजार जिसकी मांग पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है और जिसका क्रेता और विक्रेता क्रय विक्रय जो करते हैं पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे करते हैं, जैसे सोना, चांदी, है ना, और इस्पात। ऐसे कई चीजें हैं जिनका कि हम देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, जैसे गेहूं, कपास। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका कि हम पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय करते हैं, ऐसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो बच्चों, आपको क्षेत्र के आधार पर बाजार समझ में आ गया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्षेत्र के आधार पर बाजार के वर्गीकरण को समझाइए, तो आप इन चारों को लिखेंगे और इन चारों को आप विस्तार पूर्वक उदाहरण के द्वारा समझा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे किसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? समय को। समय के आधार पर हम देख रहे हैं 4 प्रकार होते हैं: अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। तो बच्चों, सबसे पहले हम अति अल्पकालीन बाजार पे चर्चा करेंगे। अति अल्पकाल मतलब यहाँ पर बहुत ही कम समय है। अति अल्पकाल, इतना कम समय है इस बाजार में कि जो वस्तुएं उपलब्ध हो रही है वो बहुत ही कम समय के लिए होती हैं। जैसे हमने बात कही थी दूध, है ना, फल, सब्जियां, इन वस्तुओं को हम देख रहे हैं मांग के, जितनी मांग होती है उसके हिसाब से इसकी पूर्ति होती है। तो यहाँ मांग का ज्यादा महत्व होता है, मांग पक्ष अधिक प्रभावी होता है और जितनी मांग होगी उतनी ही वस्तु की पूर्ति की जाएगी और उसी मांग के हिसाब से कीमत भी निर्धारित होती है। इसलिए इसे हम कहते हैं अति अल्पकालीन बाजार। ठीक।
नेक्स्ट आता है अल्पकालीन बाजार, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं अति अल्पकाल की तुलना में यहाँ पर समय थोड़ा सा हमें मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो थोड़े ज्यादा समय तक हम देख सकते हैं कि हम उसको बाजार में बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और यहाँ पर इतना समय होता है कि हम उस वस्तु को जिसकी मांग हो रही है हम बाजार में पूर्ति कर सके, उसको बाजार में उपलब्ध करा सके। तब हम लिखेंगे अल्पकालीन बाजार वह बाजार है जहाँ पर हम वस्तु को थोड़े समय मिल जाता है, इसलिए वहां पर मांग के जितनी मांग है उसके हिसाब से पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। ठीक, इसलिए उसे हमने एक नाम दिया अल्पकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत दीर्घ है, हमें समय मिल रहा है, तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है तो उसकी पूर्ति भी समय के हिसाब से पूरी कर दी जाती है। तो दीर्घकालीन बाजार वह बाजार है जहाँ पर की मांग जितनी होती है पूर्ति भी उतनी हो सकती है। ठीक है। अति दीर्घकालीन बाजार मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें समय मिल जाता है, तब जितनी वस्तु की मांग की जा रही है हम पूर्ति भी उसके बराबर कर सकते हैं। अति दीर्घकालीन बाजार में मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं और हम जितनी मांग होगी उतनी वस्तु की पूर्ति करने में समर्थ हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं अति अल्पकालीन बाजार में मांग पक्ष प्रभावी होता है, अल्पकालीन बाजार में थोड़ा हम पूर्ति के हिसाब से मांग जितनी होगी उतनी हम पूर्ति कर सकते हैं। दीर्घकालीन बाजार जहां पर हम देख रहे हैं और ज्यादा हम पूर्ति कर लेते हैं, और अति दीर्घकालीन में हम मांग को और पूर्ति को बराबर करने में समर्थ होते हैं। जितनी वस्तु की मांग हो रही है उतनी ही पूर्ति करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें इतना समय मिल जाता है कि हमें जो वस्तुएं चाहिए, क्रेता को जो वस्तुएं चाहिए उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, और जितना क्रेता मांग रहे हैं उस वस्तु को नवीन तकनीकों का उपयोग करके उस वस्तु की पूर्ति कर दी जाती है। क्योंकि अति अल्पकाल में इतना समय नहीं होता तो हम नई तकनीकों का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। अल्पकालीन बाजार में कुछ सीमा तक हम परिवर्तन कर सकते हैं, दीर्घकालीन में भी हम नई तकनीकों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अति दीर्घकाल में बहुत ज्यादा समय होता है तो नई तकनीकों का यूज करके पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। अब हमने क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर बाजार के वर्गीकरण को समझ लिया। नेक्स्ट हम आते हैं प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता, इसके आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जहाँ पर कि क्रेता और विक्रेताओं में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता होती है। ठीक है, हम इसकी विशेषताएं देख लें। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें आप देखेंगे क्रेता एवं विक्रेता अधिक होते हैं, क्रेता एवं विक्रेता अधिक होते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा कि यहाँ पर क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का ज्ञान होता है।
बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर जो वस्तु होती है समरूप होती है, मतलब क्रेता और विक्रेता जिस वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं वह एक समान होती है। फिर है वस्तु की एक निश्चित कीमत होती है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। फिर है यहाँ पर परिवहन लागतें शून्य होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है। तो देखिए बच्चों, हमने इसे पूर्ण प्रतियोगिता क्यों कहा है? क्योंकि इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है। जैसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में आपको मिलेंगे, जहाँ पर खरीदने वाले क्रेता और बेचने वाले विक्रेता जो वस्तु को बेच रहे हैं बहुत अधिक संख्या में होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रेता और विक्रेता को बाजार संबंधी संपूर्ण जानकारी होती है। क्रेता ये जानते हैं कि किस वस्तु को हम क्रय कर रहे हैं और किस कीमत पर कर रहे हैं। विक्रेता को भी यह जानकारी होती है कि हम इस वस्तु की किस प्रकार से कीमत निर्धारित करें कि क्रेता उसे आसानी से क्रय कर सके। तीसरी हम बात कर रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं। जिस वस्तु का वहां पर हम क्रय विक्रय कर रहे हैं वह वस्तु गुण और आकार में समान होती है। ठीक, सारे विक्रेता उस वस्तु को एक समान एक निश्चित कीमत पर ही बेचते हैं। ठीक है, एक ही समरूप एक ही गुण और आकार वाली वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचते हैं। इसमें कोई भी विक्रेता कोई भी वस्तु अलग अलग नहीं बेचेंगे और न ही उस वस्तु की अलग अलग कीमत रखेंगे, एक निश्चित कीमत होगी। नेक्स्ट हमने कहा क्योंकि यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता है तो कोई भी फर्म यहाँ आसानी से प्रवेश कर सकती है और अपने अधिक लाभ के लिए वो दूसरे उद्योग में भी जाकर कार्य कर सकती है। अब आप कहेंगे फर्म क्या है? फर्म एक उत्पादक इकाई है जो उत्पादन का कार्य करती है और कई फर्में मिलकर एक उद्योग का निर्माण करती हैं। ठीक, तो यहाँ पर फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट, परिवहन लागतें शून्य होती है क्योंकि यहाँ पर क्रेता और विक्रेता निकट संपर्क में है, आपस में पास में है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की वस्तुओं को लाने ले जाने की जो परिवहन की लागतें हैं वो नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ परिवहन लागतें जीरो होती है। न क्रेता को कहीं और जाना पड़ता है वस्तु लेने और न ही विक्रेता को कहीं भेजना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिवहन लागतें हैं, जो सामान ले जाने वाले जो साधन हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट, साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है। यहाँ पर जो भी साधन लगे हैं वह पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं और जहाँ उन्हें अधिक लाभ की प्राप्ति होती है वहाँ वो गमन कर सकते हैं। ये सारी विशेषताएं जो हैं ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार की होती है। अब हम देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं।
तो अपूर्ण प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता संख्या में कम होते हैं, उन्हें बाजार का ज्ञान नहीं होता है और वह अलग अलग वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ पर अलग अलग वस्तुएं होती हैं और कीमत भी अलग अलग होती है। ठीक है, इससे हम देख रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता के बिल्कुल विपरीत अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है अपूर्ण है। अब आप इनको जब आप अपोजिट कर दोगे तो वो अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बन जाएगी। जैसे हाँ, क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक थी तो यहाँ लिख लेंगे क्रेता विक्रेता संख्या में कम होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता की संख्या कम होती है, क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का ज्ञान नहीं होता है, बाजार का ज्ञान नहीं होता है, ना क्रेता को होता है और ना ही विक्रेता को होता है। इसका मतलब ना तो क्रेता को मालूम होता है कि किस वस्तु को किस कीमत पर लेना है और ना ही विक्रेता को मालूम होता है कि हम इस वस्तु को किस कीमत पर बेचें, है ना। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की होती हैं या वस्तु विभेद, वस्तु विभेद मतलब वस्तुएं गुण आकार में अलग अलग होती हैं। ठीक, तो विभिन्न प्रकार भी कह सकते हैं या वस्तु विभेद भी कह सकते हैं। वस्तु की जो निश्चित कीमत नहीं है तो आप लिखेंगे अनिश्चित कीमत होती है, अनिश्चित कीमत होती है। फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट, परिवहन लागतें होती हैं, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्रेता और विक्रेता निकट संपर्क में नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ परिवहन लागतें आती हैं। साधनों में गतिशीलता नहीं होती है, साधन जो है गतिशील नहीं होते हैं, अपूर्ण गतिशील होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता है जहाँ क्रेता और विक्रेता संख्या में कम है, बाजार का उन्हें ज्ञान नहीं है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, अनिश्चित कीमत पर वस्तुओं को खरीद रहे हैं, कोई ज्यादा कीमत पर कोई कम कीमत पर। ऐसे ही विक्रेता किसी वस्तु को कम कीमत पर बेच रहे हैं, किसी को अधिक कीमत पर बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि फर्मों का जो प्रवेश और बहिर्गमन है वो स्वतंत्र नहीं होता है। तो फर्में जो है वो हो सकता है कि घाटे में भी कार्य करें। फिर परिवहन लागतें यहाँ पर अधिक होती है। नेक्स्ट है साधन जो है अगतिशील होते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और उनकी जो विशेषता है एक दूसरे से विपरीत होती है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता इन दोनों में अंतर भी आ सकता है और आपको अगर विशेषताएं आए तो आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं। अगर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं तो आप ये लिख सकते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर दोनों में अंतर आए तो आप इन दोनों पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगर आपको पूर्ण प्रतियोगी बाजार का अर्थ आए तो इन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे तो अर्थ बन जाएगा। ऐसे इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो अपूर्ण प्रतियोगिता का बहुत अच्छा अर्थ आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक ये आपका विस्तृत रूप से आंसर तैयार हो गया, आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए, है ना। अब हम आते हैं एकाधिकार। एकाधिकार, एक का अधिकार। एकाधिकार जो है वो मोनोपोली से बना है। इंग्लिश का वर्ड है मोनोपोली, ठीक, जो मोनोस और पोलस से बना है।
मोनोपोली अंग्रेजी शब्द मोनोस और पोलस से बना है। मोनोस का अर्थ होता है अकेला, एक अकेला, और पोलस का अर्थ होता है विक्रेता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आप इस जब दोनों को मिला देंगे तो इसका अर्थ होगा एक अकेला विक्रेता। ठीक, एक का अधिकार मतलब यहाँ पर किसी वस्तु को बेचने वाला सिर्फ एक अकेला विक्रेता होता है। एक अकेला विक्रेता है, इसका मतलब है यहाँ उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और न ही उससे कोई प्रतियोगिता करने वाला विक्रेता है। एक अकेला विक्रेता है तो वह अपनी वस्तु को एक अकेला उस वस्तु पर नियंत्रण होगा और उस वस्तु की कीमत पर भी नियंत्रण होगा और इसके अलावा उस वस्तु पर, उसकी कीमत पर उसका खुद का नियंत्रण होगा और उस वस्तु को जो बेच रहा है उसकी कोई प्रतिस्थापित वस्तु नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि एकाधिकार में जो भी लाभ होगा उसको अकेले को होगा क्योंकि उसका कोई प्रतिद्वंदी विक्रेता नहीं है, ना उसका कोई प्रतियोगी विक्रेता है। तो आप लिख सकते हैं एकाधिकार जो है वह एकाधिकार वह बाजार है जिसमें एक अकेला विक्रेता है और उस वस्तु को जब वो बेचता है तो उसका खुद का अकेले का उस पर अधिकार होता है। एक ही वस्तु को वो जब बेचता है तो उस पर पूरा नियंत्रण होता है, उसके कीमत पर नियंत्रण होता है और जो भी लाभ होगा वो स्वयं ही एक अकेला उसको ग्रहण करता है क्योंकि उसका कोई वहां पर प्रतियोगी नहीं है। तो वो मनचाही कीमत वसूल कर सकता है और क्रेता से लाभ प्राप्त कर लेता है। अब आपको इसमें जो विशेषताएं आएंगी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक विक्रेता होता है, उसकी पूर्ति पर उसका नियंत्रण होता है, उस वस्तु की कीमत पर उसका नियंत्रण होता है और जो लाभ होता है वो स्वयं ग्रहण करता है और उस वस्तु की कोई प्रतिस्थापित वस्तु नहीं होती है। तो आप एकाधिकार बाजार का अर्थ, उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अब चूंकि बच्चों आपको इतने सारे टर्म्स बता दिए मैंने, तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे पहले बाजार किसे कहते हैं, आप बाजार का अर्थ लिख देंगे, है ना। एक क्षेत्र होना चाहिए, एक वस्तु होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होना चाहिए, एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। जब ये सारे तत्व होंगे तो वो मिलकर बनता है बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बाजार का वर्गीकरण समझाइए। तो क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर। अगर क्षेत्र के आधार पर आता है तो आप चारों प्रकार लिख सकते हैं, स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक। समय के आधार पर अति अल्पकाल बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। प्रतियोगिता के आधार पर हम बात करेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार। फिर हम प्रतियोगिता के आधार पर देख रहे हैं पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता। इन दोनों में आप अंतर याद कर सकते हैं, है ना। पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ पर हम देख रहे थे कि क्रेता विक्रेता अधिक है, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता कम है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता को बाजार का ज्ञान होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता को बाजार का ज्ञान नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु समरूप है, अपूर्ण में वस्तु विभेद है। पूर्ण प्रतियोगिता में निश्चित कीमत है, अपूर्ण प्रतियोगिता में अनिश्चित कीमत है। तो इस प्रकार से आप दोनों में अंतर लिख लेंगे, दोनों की विशेषताएं हो जाएगी। फिर एकाधिकार का वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजी का शब्द जो मोनोपोली है कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप मोनस और पोलस लिखेंगे। मोनस का अर्थ एक अकेला और पोलस का अर्थ विक्रेता। इसका मतलब हुआ एक अकेला विक्रेता। ठीक। अब बच्चों आपको बाजार
मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बाजार संबंधी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप चार्ट बना लेंगे और चार्ट के आधार पर अगर आप कॉपी में लिखेंगे और एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स आएंगे। तो आप इसी प्रकार से चार्ट बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।